नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। 24 की लड़ाई में 27 कदम। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी में हो रहे विधानसभा उपचुनाव की, जिसमें इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच टक्कर होगी। एक तरफ राहुल अखिलेश मुद्दों के सहारे हैं तो दूसरी ओर योगी जी हैं जो सर्टिफिकेट में के सहारे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने जिस तरह से इंडिया के पक्ष में पीटीए समीकरण तैयार किया है वो भारी दिखता है, क्योंकि यूपी की बड़ी आबादी इसमें आती है। आखिर उपचुनाव के सहारे किस तरह से 27 का प्लान तैयार हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया। यूपी के दो लड़के हैं सबसे बढ़ के। सीट शेयरिंग पर बन गई बात। सत्ता के सेमीफाइनल में कौन किसके साथ? इंडिया का पीडीए, एनडीए का क्या? एनडीए में योगी नाराज हैं सहयोगी। 24 की लड़ाई में 27 कदम। देश की राजनीतिक पारे का तापमान तय करने वाला यूपी सत्ता के सेमीफाइनल में किसको जीत दिलाता है, यह बड़ा सवाल है। इस सवाल से पहले इंडिया और एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है, इस पर सबकी नजर है। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी है, जिसे यूपी के दो लड़कों की जोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस जोड़ी का कमाल 24 के लोकसभा चुनाव में यूपी में दिखा तो देश के राजनीति में हलचल मच गई। अब यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव में भी दो लड़कों की जोड़ी साथ है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। मोटे तौर पर दोनों लड़कों के बीच इस पर सहमति नजर आती है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच लगभग बातचीत फाइनल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये भी तय हो चुका है। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत भी हो चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि दो लड़कों की जोड़ी ने जो भी गुत्थी थी उसे सुलझा दिया है और अब यूपी के उपचुनाव को लेकर दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर तैयार है। जम्मू कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अखिलेश और राहुल मिले थे। प्रियंका गांधी भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनी थी। माना जा रहा है कि इसी दौरान सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुहर लग गई थी। शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा था, देश प्रेमी हुए एक मत, नई शपथ, नया पथ, ये इंडिया की जीत। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी और आगे लिखा, इंडिया गठबंधन की सरकार आवाम के लंबित अधिकारों को वापस दिलाने के साथ साथ अपने सभी वादों और जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण से काम करेगी। साफ है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सभी इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहते और इसके पीछे का मकसद साफ है, विपक्षी एकता कायम रहे। वहीं यूपी की बात कहें तो राज्य में कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी जब एक साथ आई और मंच साझा करते हुए लोकसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार किया तो उसका असर लोकसभा चुनाव में भी साफ तौर पर देखने को मिला। यूपी की राजनीति से देश की सियासत में एक हलचल पैदा की गई और अब तैयारी साल 2027 के विधानसभा चुनाव की है। लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इन उपचुनाव के परिणाम देश की सियासत में नए समीकरण जरूर बनाएंगे। हालांकि अब तक चर्चा हो रही थी कि यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बराबर सीटों पर लड़ना चाहती। इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पार्टी की प्रदेश इकाई ने आला कमान को भेजा था, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने समाजवादी पार्टी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले से कहते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ही पीएम नरेंद्र मोदी को हराएगा। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया
पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। राहुल के साथ अखिलेश भी बीजेपी को हराने की बात कहते रहे। अखिलेश ने यूपी में जिस तरह से पीडीए के समीकरण को गढ़ा और उसे मजबूत किया, उसका बड़ा फायदा इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। इसी के दम पर अखिलेश यादव जीत का दावा कर रहे हैं। पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा। राहुल और अखिलेश की जोड़ी की विशेष बात यह है कि दोनों एक दूसरे के साथ मंच शेयर करते हैं, दोनों एक दूसरे के मुद्दों को उठाते हैं, उनका समर्थन करते हैं, चाहे संसद के अंदर हो या फिर संसद के बाहर। सिर्फ ये कह रहे हैं भैया चोट लग रही है, एक्सरे करा दो, पता लगाओ चोट क्यों लग रही है, कारण क्या है। सामाजिक एक्सरे का माध्यम जाति जनगणना है। आपको पता लगे कि कौन कितना समाज में है, कम से कम उन्हें हम संविधान के तहत, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, तो जो हमारे दलित भाई हैं उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल रहा है। आदिवासी हैं उन्हें भी हक और सम्मान आबादी के हिसाब से मिल रहा है। और जब विशेष अधिकार की बात हो तो मैं समझता हूँ हर समाज के लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, जिससे उन्हें मौका मिल सके। संविधान बदलने के मुद्दे को भी दो लड़कों यानी राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने एक स्वर में उठाया, जिसका बड़ा असर देखने को मिला। संविधान की रक्षा की जरूरत है, सिर्फ सम्मान से बात नहीं बनेगी। हम सम्मान करें और उसकी रक्षा ना करें तो सम्मान करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इस पे आक्रमण हो रहा है, चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। यानी राहुल और अखिलेश का एजेंडा साफ है, एक है और दोनों अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं एनडीए की बात करें तो उसके सहयोगियों में कशमकश है। सीट नहीं मिलने से संजय निषाद के नेतृत्व वाली निषाद पार्टी मंथन कर रही है, क्या रास्ता निकाले इस पर चर्चा हो रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने उपचुनाव को बदलापुर में तब्दील करने की कोशिश की है, वो भी बैठक कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन पीडीए के साथ है तो सीएम योगी की अगुवाई वाला एनडीए हिंदुत्व के सहारे उपचुनावों में जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे पूरे तौर पर साफ कर दिया है। यही वजह है कि उनके बयान हिंदुत्व के आसपास ही रहते हैं। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। वहीं SC/ST को मिले आरक्षण में वर्गीकरण का असर भी यूपी में देखने को मिल सकता है। वाया हरियाणा ये मुद्दा यूपी पहुंच चुका है। SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए। हालांकि उस समय इसका विरोध हुआ था, तब पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे लागू नहीं करने का फैसला लिया था। लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने विरोध जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हरियाणा की नई भाजपा सरकार द्वारा SC समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने अर्थात आरक्षण कोटे के भीतर कोटे की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने और उन्हें आपस में ही लड़ाते रहने का षड्यंत्र। ये दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हरियाणा सरकार के फैसले को सही बताया और उसका स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले के तहत मैं व्यक्तिगत तौर से हरियाणा सरकार द्वारा SC/ST में उप वर्गीकरण लागू करने का स्वागत करता हूं। आरक्षण का लाभ उन वंचितों तक पहुंचना जरूरी है जो 75 साल बाद भी हमारे ही समाज का एक बड़ा हिस्सा जो बहुत पीछे रह गया था, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी दलों की है। इसका विरोध अस्वीकार है। यानी यूपी में हरियाणा के फैसले की भी परीक्षा होगी। पिछड़ों के आरक्षण में वर्गीकरण का भी मुद्दा होगा, लेकिन सबसे हिट अगर कोई होगा तो वो दो लड़कों की जोड़ी है जिसके अपने मुद्दे और अपनी चुनौतियां हैं।
कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उसी यूपी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच टक्कर होगी। लेकिन ये टक्कर कई मायनों में खास भी होगी, क्योंकि लोकसभा के बाद विधानसभा में दो लड़कों की जोड़ी साथ होगी। ऐसे में यूपी में एनडीए के सामने चुनौतियां क्या होगी, सबसे पहले यह समझिए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती दरअसल कानून व्यवस्था और बुलडोजर एक्शन के परेशान करने को लेकर है। यह एक सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में। बहराइच हिंसा के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को घेरा जा सकता है। जिस तरह की हिंसा हुई, पुलिस एनकाउंटर का मुद्दा भी उपचुनाव में हावी रहेगा, चाहे वो सुल्तानपुर का मामला हो या उसके बाद अलग अलग जगहों के ये मामले हों। और इसके अलावा एक और बड़ा मामला जो परेशान कर सकता है वो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला परेशान करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन हमने देखा है। इस सब के बीच एक और जो बड़ा मुद्दा है वो दरअसल मिल्कीपुर में उपचुनाव ना होना भी है, क्योंकि विपक्ष ने हार के डर से मैदान छोड़ने का आरोप सत्ता पर सरकार पर लगाया है। याचिकाकर्ता खुद बीजेपी के नेता हैं, इसीलिए भी सवाल सीधे तौर पर बीजेपी से पूछा जा रहा है। इसके अलावा मिल्कीपुर यूपी की सबसे हॉट सीट बनी थी, अयोध्या में आती है मिल्कीपुर, और यहीं से जो विधायक थे अवधेश प्रसाद, वो लोकसभा में अयोध्या फैजाबाद लोकसभा से जीतकर सांसद बने हैं, सदन में पहुंचे हैं, और उनके इस्तीफे से यह सीट खाली हुई थी। इस सबके बीच अपने और सहयोगियों से योगी कैसे निपटेंगे, सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आरएलडी को एक सीट दी गई, लेकिन उसकी तरफ से दावा 2 सीटों को लेकर किया जा रहा था। लेकिन इस सब के बीच में संजय निषाद के हाथ में कुछ आ नहीं पाया है, वो सरकार में सहयोगी हैं। ऐसे में आरएलडी को 1 सीट दी, निषाद को 1 भी सीट नहीं दी। निषाद पार्टी की अलग रणनीति बीजेपी की उलझन को क्या आने वाले वक्त में बढ़ाएगी, क्योंकि पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव लगा रहे हैं वो उसी पीडीए के अंदर संजय निषाद और उनका वोट बैंक भी आता है। इस सब के बीच डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मतभेद जग जाहिर हैं। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे उसके बाद देखा होगा आपने कैसे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ चली थी, और दरअसल इसी को लेकर सवाल है। एक और अहम बात यह भी कि इंडिया के मुद्दों का मुकाबला क्या योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व कर पाएगा, क्योंकि संविधान और जाति जनगणना जैसे मुद्दों की काट बीजेपी के पास नजर इसलिए नहीं आती, लोकसभा चुनाव के नतीजे इसका परिणाम है। और अग्निवीर का मुद्दा भी बीजेपी को परेशान करता रहा इससे पहले, और लगातार 2 लड़कों की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया था। राहुल गांधी आज भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का समीकरण जीत की गारंटी जैसा है, लिहाजा अखिलेश यादव लगातार पीडीए का जिक्र हर मंच से करते हैं और उससे प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में ट्विस्ट मायावती का होगा, जिनकी पार्टी उपचुनावों में उतर रही है। ऐसे में मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश हो रही, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मुकाबला त्रिकोणीय हो पाएगा। चुनाव दर चुनाव बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक रसूख कम हुआ है। यहां तक कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बसपा को 1 भी सीट नहीं मिली है। खास बात यह भी है कि पिछड़े, जो कि बसपा के कट्टर समर्थक माने जाते थे, वो भी पार्टी के साथ नहीं गए। इन सब को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मायावती इस उपचुनाव में कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगी, इसके आसार बहुत कम ही दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में साफ है कि यूपी में लोकसभा की तरह विधानसभा उपचुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए होगा, जिसमें मुद्दों की असली परीक्षा होगी। सीट बंटवारे के बाद अब दोनों गठबंधनों में मुद्दों पर बड़ा घमासान होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म को निभाते हुए कांग्रेस को 2 सीट देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म को निभाया है। समाजवादी पार्टी चाहती कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन धर्म को निभाते हुए समाजवादी पार्टी के हिस्से की सीट समाजवादी पार्टी को दे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सब मिल के हराए, एक मंच पे आके। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, चाहे वो हरियाणा की सरकार में जो भाजपा की सरकार है, चाहे केंद्र में है। ये किसानों के साथ शुरू से अत्याचार अन्याय किया है। ये केवल कॉरपोरेट और अडानी अंबानी की सरकार है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, और गरीबों का उजाड़ने का काम करना, बुलडोजर चलाना, किसानों को रोकना, ये सरकार की मंशा है। सरकार पूरी तरीके से गरीबों का विरोध कर रही है, किसानों का विरोध कर रही है। पूरा पीडीए और ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कोई उनके साथ नहीं। केवल ये झूठ के सहारे पर चुनाव जीते हैं, खटाखट स्कीम, और उन्होंने आरक्षण और संविधान इसके नैरेटिव एक बनाया है, और उसके आधार पर जनता को बरगलाकर और छलावा करके चुनाव जीतने का काम किया है। अब जनता समझ चुकी है। अब जिस तरीके से हरियाणा में जवाब मिला है, वहाँ भी तो जीते थे वो लोग, लेकिन उलट गया ना बाजी वहाँ पर। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बाजी पलटने वाली है।
मुद्दों के साथ साथ जातीय ध्रुवीकरण भी राजनीतिक दलों की रणनीति में शामिल है। बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच संघर्ष को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो सीटें निषाद पार्टी के पास थी, जो इसमें दांव पे लगी हैं, जैसे कटेहरी है, मझवा है, जहां निषाद पार्टी लड़ी, यहां भी बीजेपी लड़ रही है। निषाद पार्टी थोड़ा सा एम्बेरस फेल कर रही है, लेकिन अगर बीजेपी ताकतवर नहीं होगी तो उसके सहयोगी भी कमजोर हो जाएंगे। ये बात सहयोगी अच्छे से समझ रहे हैं और सहयोगियों के लिए आसान नहीं है कि वो स्विच करें, क्योंकि एक एमएलसी दिया है निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने और मंत्री पद दिया हुआ है। सब जानते हैं कि असली लड़ाई तो 2027 है। बाई इलेक्शन से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सरकार की सेहत पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार में करीब 280 एमएलए एनडीए अलायंस के साथ हैं। तो ये बार्गेनिंग पावर इंप्रूव करने का या बार्गेनिंग पावर बनाए रखने का और थोड़ा दबाव भी बनाए रखने की जरूरत होती है। जो सहयोगी पार्टियां होती, छोटी पार्टियों का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी होती है, लेकिन कैपेसिटी कम होती है। तो जो कैपेसिटी है उसके बावजूद ये एक प्रेशर माउंट जरूर करते हैं। उपचुनाव को लेकर इंडिया और एनडीए गठबंधन अपनी तरह से तैयारियों में लगे। एनडीए गठबंधन की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। उन्होंने उपचुनाव को लेकर मंत्रियों की फौज लगा दी है। हर विधानसभा का प्रभार 3 मंत्रियों को दिया है। जिन विधानसभा में उपचुनाव होना है वहां का दौरा कर चुके हैं। तो इंडिया गठबंधन की ओर से जबरदस्त तैयारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने स्थानीय नेताओं को उपचुनावों की कमान दी है और खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।